नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने सीटेट से संबंधित एनसीईआरटी से संबंधित सारी क्लासें कर ली थी लगभग। अब हम चलते हैं ईवीएस पेडागोजी की तरफ। चलिए, इसमें पहला लेसन ले लेते हैं, पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप या क्षेत्र। पर्यावरण के विषय में शिक्षा। जब कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा शुरुआती स्तर पर ग्रहण करने के लिए विद्यालय आता है तो शिक्षक की मूल विशेषता होती है कि सर्वप्रथम बालक को उसके पर्यावरण व पर्यावरण के पहलुओं से परिचित कराए तथा पर्यावरण के सभी घटकों के बारे में छात्रों को परिचित कराए। देखिए, पर्यावरण हमारा जो है 4 क्षेत्रों से मिलकर बना है। वो है नंबर 1 स्थलमंडल, 2 जलमंडल, 3 वायुमंडल और चौथा है जैवमंडल जिसमें हम रहते हैं। जो ये जैवमंडल है ये जो है तीनों मंडल से मिलकर बना है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। और जो पर्यावरण के जो घटक हैं, है ना, पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। ठीक है, प्राकृतिक घटक में जो आते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक आते हैं। इसके बारे में जो है विशेष रूप से आगे पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, इससे मतलब पर्यावरण के विषय में जो हम शिक्षा बच्चों को देते हैं इसका हम मतलब उद्देश्य क्या है बच्चों को शिक्षा देने का। तो पर्यावरण के विषय में शिक्षा से शिक्षक बालक के ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करता है। ध्यान रखना, पर्यावरण के विषय में शिक्षा से शिक्षक बालक के ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करता है। ज्ञानात्मक पक्ष सर्वप्रथम बालक को उसके स्मृति स्तर पर प्रभावित करते हुए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह पर्यावरण की विशेषता होती है कि उसके स्मृति स्तर को, ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यह पर्यावरण की विशेषता होती है कि उसके स्मृति स्तर को प्रभावित करते हुए शिक्षा प्रदान करे। चलिए देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं स्मृति स्तर क्या होता है। स्मृति स्तर 3 प्रकार के होते हैं। स्तर 3 प्रकार के होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। जो स्मृति स्तर है इसमें जो है क्या होता है, बच्चे रटते हैं, इसमें समझते नहीं है। ये सबसे निचले स्तर का स्तर होता है स्मृति स्तर। इसमें बच्चे समझने के बजाय रटते हैं। मतलब इसमें बच्चों जो है, शिक्षक जो है बच्चों को समझाने से ज़्यादा रटने पे जोर देता है, क्योंकि पहली दूसरी क्लास में कोई बच्चे इतने समझदार तो होते नहीं है कि वे कुछ चीज़ समझें, है ना। तो उन्हें जो है ना ये रटाई जाती हैं पहले चीज़ों को। रटाने के बाद जब वे थोड़े अगली क्लास में आते हैं, चौथी पाँचवीं में आते हैं, तो फिर उनकी बोध स्तर से शिक्षा दी जाती है, बोध स्तर को, है ना, उन्हें फिर समझाया जाता है उस बारे में। और जो ये स्मृति स्तर होता है ये शिक्षण की प्रथम अवस्था है, मतलब शिक्षण की प्रथम अवस्था है। दूसरी है बोध स्तर, तीसरी है चिंतन स्तर। तो स्मृति स्तर जो है शिक्षण की ये प्रथम अवस्था है। यह शिक्षण का सबसे छोटा व निचला स्तर भी है। ध्यान रखना, स्मृति स्तर शिक्षण का सबसे छोटा व निचला स्तर है। इस स्तर पर अध्यापक का उद्देश्य छात्रों की स्मृति का विकास करना होता है। इसमें तथ्यों तथा सूचनाओं को याद करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। इस स्तर पर छात्र तथ्यों को बिना समझे उन्हें उन्हें सीधा रटा लेते हैं, है ना। उन्हें समझाते नहीं है, सीधा रटाते हैं। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है तो बच्चा एकदम से रट जाएगा, हाँ दिल्ली है, इसमें कोई तर्क विचार या समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है ना। और जो है ये स्मृति स्तर के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए अब आगे चलते हैं। जो मतलब स्मृति स्तर को प्रभावित करते हुए शिक्षा कैसे प्रदान करें। बच्चे को उसके चारों ओर के पर्यावरण का ज्ञान प्रदान कराएं, जैविक और अजैविक घटक का ज्ञान प्राप्त कराएं। देखिए, मैंने अभी बताया था ऊपर पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, है ना, प्राकृतिक और मानव निर्मित। और प्राकृतिक घटक में होते हैं जैविक, प्राकृतिक घटक जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें जैविक घटक और अजैविक घटक आता है। ठीक है, पर्यावरण में जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जो जैविक घटक होते हैं, ये वाले जैविक घटक जो होते हैं ये सजीव होते हैं, लिविंग, है ना, ये लिविंग होते हैं, इनमें जान होती है। मतलब कह सकते हैं जिसमें वृद्धि एवं विकास हो, वृद्धि और विकास हो, वे सजीव घटक होते हैं, वे सजीव होते हैं और जैविक घटक होते हैं। जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, हमोरा, पेड़ पौधे, जीव, सभी जीव जंतु, है ना। ठीक है। और जो ये अजैविक घटक होते हैं ये निर्जीव घटक होते हैं, इनमें वृद्धि और विकास नहीं होता। जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, है ना, और जल, वायु, मृदा,
मिट्टी, खनिज, मिनरल्स, है ना, ये सब जो होते हैं अजैविक घटक होते हैं। तो जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? जैविक होते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनमें वृद्धि और विकास हो सकता है, ये जैविक घटक सजीव होते हैं। और अजैविक घटक होते हैं निर्जीव, इनमें वृद्धि एवं विकास नहीं होता, जैसे प्रकाश, लाइट, जल, वाटर, वायु, एयर, मृदा, सोइल, खनिज, मिनरल्स। ठीक है ना, ये होते हैं अजैविक घटक हमारे। और जो वे होते हैं हमारे क्या बोलते हैं ना, मैं मानव या निर्मित घटक, मानव निर्मित घटक, तो वे होते हैं घर, सड़क, पुल, कपड़े, पेन, जो भी मतलब मानव ने, आदमियों ने, मनुष्य ने बनाया है ना, वो सब होते हैं मानव या कृत्रिम घटक। ठीक। और बच्चों को जो है बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणामों को बताना, संसाधनों के अनियंत्रित दोहन के विषय में बताना बच्चों को, है ना, ये सब जो है स्मृति स्तर को प्रभावित करते हैं, ये वाली। अब है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, मतलब पर्यावरण के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना। बालक के समस्त क्रियाकलाप, उसके दैनिक जीवन के सभी कार्य में पर्यावरण के माध्यम से उसे दिशा निर्देशित करें कि वह बालक का समस्त व्यवहार, क्रियाकलाप या एक सकारात्मक ढंग का वातावरण तैयार करें। अर्थात बालक को पर्यावरण के समस्त पहलुओं, सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं से संबंधित विभिन्न बातों, सकारात्मक पर ध्यान देते हुए, मतलब पर्यावरण के बारे में जो सकारात्मक पहलू भी बताने हैं, नकारात्मक भी पहलू बताने हैं, पर जो है सकारात्मक पर ध्यान देते हुए शिक्षण अधिगम को आगे बढ़ाना है, जिससे उनके व्यवहार में वांछित गुणों की वृद्धि हो सके। वांछित गुण मतलब अच्छे गुण, नैतिकता, बच्चे में नैतिकता आ सके, अच्छे गुण उत्पन्न हो सके उसमें, जो वातावरण में सकारात्मक संबंध स्थापित करे, तथा ऐसे क्रियाकलापों की कमी हो जो वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे। अगर ऐसा मतलब नकारात्मक रूप से जो प्रभावित करे, अगर ऐसे जो क्रियाकलाप ज़्यादा होंगे तो बच्चा नेगेटिव हो जाएगा, उसमें अवांछित गुण उत्पन्न होंगे, है ना, जो कि हमें नहीं करने, हमें वांछित गुण उत्पन्न करने हैं बच्चे में, उनकी वृद्धि करनी है। बालक की पर्यावरण समझकर विकसित करना भावात्मक उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, बालक की पर्यावरण समझ विकसित करना भावात्मक उद्देश्य कहलाता है। जो मतलब इस शिक्षा का जो उद्देश्य है ना, मतलब जैसे पर्यावरण के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है, इसका जो उद्देश्य है वो है बालक के भावात्मक पक्ष को प्रभावित करना। भावात्मक पक्ष है पर्यावरण के प्रति सचेतना व वैज्ञानिक सोच का विकास करना। और है प्रकृति प्रेम की भावना का विकास करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास करना, पर्यावरण की समस्या समाधान के लिए जनमत का विकास करना, विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति के प्रति संवेगात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, विभिन्न व्यवहार हो जैसे समानता, न्याय, प्रियता व सत्यता का विकास करना। भावात्मक पक्ष से मतलब है कि बच्चे को, मतलब बच्चे में जो है दया, करुणा, ममता आदि बालक ने कितना परिपक्व प्राप्त किया, है ना, ये सब मतलब भावात्मक पक्ष में आते हैं। तो हमें जो बच्चे को ये देखना है उसमें दया, करुणा, ममता, है ना, ये सब जो है मतलब ये संवेदनशील दृष्टिकोण ये पैदा करना है बच्चे में, इसका उद्देश्य ये होता है। ठीक है, और उसके बाद भावात्मक पक्ष को हमने कितना मजबूत करा, इसका हम मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, हमने मतलब दया, करुणा, ममता आदि बालक में इसमें कितना परिपक्व हुआ, तो इसमें कितना निपुण हुआ, इसका मूल्यांकन करेंगे फिर हम। ठीक, चलो आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा। जब शिक्षक बालक को पर्यावरण की संरक्षण की शिक्षा के माध्यम से बालक का क्रियात्मक पक्ष प्रभावित करते हैं, ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा से जो है बच्चे का क्रियात्मक पक्ष प्रभावित करते हैं। मतलब शिक्षक क्या करता है, एक जब पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देता है तो बच्चे का क्रियात्मक पक्ष प्रभावित करता है। ठीक है, और जो पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा है, जो इसका उद्देश्य है, मतलब क्यों दी जाती है ये, तो बालक के क्रियात्मक पक्ष को, वही वाली बात है जो मैंने भी बताई, क्रियात्मक पक्ष को मजबूत करना या प्रभावित करना, है ना। क्रियात्मक पक्ष विभिन्न प्रदूषण दूर करने वाले कार्यक्रमों में भाग लेना, इससे बच्चे का क्रियात्मक पक्ष प्रभावित होता है।
नगरीय तथा ग्रामीण नियोजन में भाग लेना, खाद्य पदार्थों को मिलावट को दूर करने वाले कार्यक्रमों में भाग लेना, पर्यावरण क्लब व संग्रहालय में जाना, पर्यावरण के क्षेत्र में लेखन कौशल का निर्माण करना। मतलब बच्चे से कहना पर्यावरण के विषय में निबंध लिखना, आते हैं ना जो 5वीं 6ठी क्लास में कि पर्यावरण के विषय में निबंध लिखो, तो इस कौशल का जो उद्देश्य होता है वो बच्चे को क्रियात्मक पक्ष प्रभावित करना होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। पर्यावरण शिक्षण एकीकृत उपागम, है ना। देखिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो या हमारी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, है ना। सब्सक्राइब करने से आपको एक बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो अगली वीडियो है, आने वाली वीडियो है ना, वे आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, है ना। जो भी आगे की हम वीडियो बनाएंगे वो आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब चलते हैं आगे। पर्यावरण अध्ययन को 2005 में 5 से पहले इसे सामाजिक अध्ययन कहा जाता था। इसके अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं वो हैं इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, जो मतलब हमारे इसमें आते थे पर्यावरण में। इससे बालकों में दवंद उत्पन्न होता था, लेकिन यह दवंद के परिणाम स्वरूप क्या होता था कि हमारी चल रही मानसिक प्रक्रिया में जो नवीन सूचना पुरानी सूचना में से किसी एक सूचना का आगे की ओर बढ़ जाना, वह अत्यधिक क्रियाशील हो जाना हमारी समस्या का समाधान कर देता था। देखिए दवंद अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें तो ये दिखा दिया कि चलो वो दवंद के परिणाम स्वरूप जो नवीन सूचना उभर के आई और वो आगे की ओर बढ़ गई, उनने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। लेकिन ये हर किसी में नहीं होती है ना, छोटे बच्चों में नहीं होती है खास तौर से, क्योंकि छोटे बच्चों में क्या होता है जब दमन उत्पन्न होता है तो उनमें एक कौतूहल हो जाता है। वे जिस चीज़ से भी उनमें दमन महसूस होगा, यार ये मतलब इतना सारा करना है यार, ऐसा है वैसा है, तो उनमें जो है मतलब नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं बच्चों में इस तरह से, है ना। तो ये दमन अच्छी चीज़ नहीं है। चलो, जब दवंद की स्थिति लंबे समय के लिए रुक जाए, देखो ये रहा वही पॉइंट, जब दवंद की स्थिति लंबे समय के लिए रुक जाए और बालक समाधान के क्रम में नहीं जा पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मन के अंदर कुंठा जन्म ले लेती है। और कुंठा एक नकारात्मक अवधारणा है। कुंठा के स्वरूप बालक जो है इन विषयों को बोझ समझने लगता है। ठीक है। एनसीएफ 2005 एनजीओ से डाटा प्राप्त करता है। ध्यान रखना, एनसीएफ 2005 कौन है, जो शिक्षकों को मतलब बताता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना, एनसीएफ। तो एनसीएफ 2005 जो एनजीओ से डाटा प्राप्त करता है। प्रारंभिक स्तर पर जो इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था के प्रारंभिक ज्ञान को बालक के पर्यावरण से जोड़ते हुए, वास्तविक वातावरण से जोड़ते हुए क्रमबद्ध रूप से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसे ही एकीकृत उपागम कहते हैं। इस पर ही एनसीएफ 2005 ने बल दिया है। मतलब है इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, इसका जो शुरुआती ज्ञान है वो उसको पर्यावरण में एडजस्ट कर दिया, पर्यावरण विषय बना दिया, इन तीनों को मतलब थोड़ा थोड़ा लेके, है ना। तो इसे पर्यावरण में एडजस्ट कर दिया। तो इसका जो मतलब ज्ञान है, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था का जो शुरुआती ज्ञान है वो पर्यावरण के माध्यम से देना चाहिए और उस पर्यावरण को वास्तविक वातावरण से जोड़ते हुए क्रमबद्ध तरीके से देना चाहिए। इसे ही एकीकृत उपागम कहते हैं। इस पर ही एनसीएफ 2005 ने बल दिया। पर्यावरण शिक्षा का सबसे ज़्यादा संबंध किससे है? पर्यावरण शिक्षा का सबसे ज़्यादा संबंध भूगोल से है। ठीक है, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पर्यावरण शिक्षा का सबसे ज़्यादा संबंध जो है वो भूगोल से है। और एक खास बात और, जैसे ऊपर बताई थी मैंने आपको, जो कक्षा 1 के बालक में अगर आप शिक्षण का कार्य करेंगे तो उसका जो करेंगे वो क्रियात्मक पक्ष मजबूत करेंगे, भावात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष। ध्यान रखना, कक्षा 1 के बालक में आप शिक्षण का कार्य जो करेंगे वो उसका ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करने के लिए करेंगे। ठीक है ना। कक्षा 1 में जो शिक्षा दी जाती है वो ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करने के लिए दी जाती है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। पर्यावरण शिक्षण के सिद्धांत। एक शिक्षक को शिक्षण में सिद्धांत इसलिए प्रयोग करने चाहिए कि शिक्षण जो है वो प्रभावशाली, आसान बन सके तथा उससे जो है छात्रों में रुचि उत्पन्न हो सके। क्योंकि अगर बच्चे में रुचि उत्पन्न होगी तो वो तभी मन लगा के पढ़ेगा। अगर उसमें रुचि नहीं होगी तो वो फिर उसमें मन लगा के नहीं पढ़ पाएगा, है ना। तो वो से मतलब उसमें जो है प्रभावित नहीं हो पाएगा आपके शिक्षण से। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे।
तो जो इसके सिद्धांत हैं वे कई 7-8 सिद्धांत हैं। जो सबसे पहला है उसमें है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अधिगम के दौरान छात्रों को गतिशील सक्रिय रखें। मतलब जो है क्रियाशीलता का मतलब है छात्रों को गतिशील रखें, है ना, उन्हें के मतलब किसी न किसी चीज़ में लगा कर रखें। तो अधिगम के दौरान छात्रों को गतिशील सक्रिय रखें, वे खुद भी सक्रिय रहें। इससे छात्र जो है आपके अधिगम में रुचि लेगा और उसकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, है ना, वो ध्यान से उस काम को करेगा, ध्यान से पढ़ेगा। अब दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, शिक्षण अधिगम करते हुए यह ध्यान मतलब करना होगा कि कक्षा में बालक सामान्य से उच्च, सामान्य या मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं बच्चे। भाई किसी की आईक्यू जो है ज़्यादा अच्छी होती है ना, उच्च होती है, किसी की सामान्य होती है बुद्धि, किसी की सामान्य से भी कम होती है। तो उन सब का जो है मतलब आईक्यू और बुद्धि मतलब जो भी उनमें भिन्नता है उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षक शिक्षण कराए। ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ ही करा दे कि कोई बच्चा बहुत होशियार है तो वो कोई उससे हार्ड सवाल दे दिया और सबको ऐसा दे दिया ना। जिसकी बुद्धि मतलब सामान्य है या सामान्य से कम है उसे थोड़ा सा आसान, और जो मतलब प्रतिभाशाली बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल बहुत ऊंचा है तो उसे जो है मतलब हार्ड मतलब कठिन प्रश्न देने चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में ऐसा शिक्षण पढ़ाएं कि सभी बच्चे लाभान्वित हो, मतलब लाभ प्राप्त कर सकें। इसके बाद है तीसरा प्रेरणा या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा या अभिप्रेरणा का सिद्धांत, किसी कार्य को करने की मतलब जो अंदर से प्रेरणा मिलती है ना, किसी कार्य को करने की जब अंदर से बल मिले, जब किसी कार्य को करने के लिए अंदर से बल मिले तो वह होती है प्रेरणा या अभिप्रेरणा। ठीक है ना, वो होती है प्रेरणा या अभिप्रेरणा। तो शिक्षक बच्चों को ऐसी विधि से पढ़ाए जिससे बच्चे में प्रेरणा उत्पन्न हो। इससे जो क्या होगा, बच्चे में लंबे समय तक जो है बालक में एकाग्रता बनी रहेगी, है ना। इससे बच्चे मतलब लंबे समय तक बच्चे में एकाग्रता बनी रहेगी। चलते हैं अगले सिद्धांत की तरफ, रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत में बालक अधिगम में तभी रुचि लेगा जब वह पूर्व ज्ञान से जोड़कर बालक को पढ़ाए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हमें कुछ चीज़ें पढ़ानी है, जैसे मान लो भोजन का पाचन पढ़ाना है कि हमने पाचन ही पढ़ाना शुरू कर दिया। पाचन से पहले बच्चों को भोजन के बारे में भी बताना पड़ेगा, है ना, जो उसने पहले से पढ़ रखा है। पहले भोजन के बारे में पूर्ण ज्ञान से जोड़ के उसे पढ़ाओ, इससे बच्चा रुचि लेगा। सॉरी, है ना, पूर्ण ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने से जो बच्चे में रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान उससे पहले से जानता है तो उसे जल्दी कवर करेगा। अगर आप ऐसे पढ़ा दोगे तो बच्चा समझोगे तो सरसों ऊपर को उतर जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो बालक जिस परिवेश से परिचित हैं उन्हीं उद्दीपकों से जोड़कर या उदाहरण देकर पढ़ाएं तो बालक रुचि लेगा। अगला है आपका नियोजन का सिद्धांत। इसमें क्या है, शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व पाठ योजना तैयार करके उसके उद्देश्य तैयार कर लेने चाहिए, है ना। हमें इसमें क्या क्या शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री चाहिए, मतलब परिवेश कैसा है बच्चे का, और कौन कौन से हमें जो है इस लेसन में उद्दीपक रखने हैं बच्चे के लिए, है ना। तो मतलब पाठ योजना बनानी है एक तरह से। तो ये होता है नियोजन का सिद्धांत। अगला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इसमें क्या है, पर्यावरण शिक्षक को अधिगम के दौरान बालकों में कौन कौन से किन किन बालकों में व्यवहार परिवर्तन होंगे इसको पहले से निश्चित कर ले कि बच्चे में कौन कौन से मतलब कौन से अधिगम के दौरान बालकों में कितने कितने और कौन कौन से व्यवहार परिवर्तन होंगे, है ना, ये निश्चित कर ले शिक्षक। अगला है हमारा आवर्ती का सिद्धांत। आवर्ती के सिद्धांत में क्या है, जिस प्रकरण को भी हम पढ़ा रहे हैं, मतलब जिस प्रकरण को भी शिक्षक पढ़ा रहा हो उस प्रकरण को निश्चित समय या निश्चित अंतराल पर दोहराना चाहिए। मतलब एक निश्चित अंतराल का दौरान, जैसे मान लो हमने कोई लेसन आज पढ़ाया तो उसे 15 दिन बाद फिर रिपीट करा दिया, है ना, ताकि बच्चा भूल ना पाए, है ना। इससे क्या होता है, इससे बालक में लंबे समय तक अधिगम बना रहता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, इससे बालक में लंबे समय तक अधिगम बना रहता है। अगला है हमारा लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास का सिद्धांत। इसमें क्या है, शिक्षक को अधिगम के दौरान बालकों में मानवीय
मूल्य, मानवीय मूल्य मतलब अच्छे मूल्य, अच्छे गुण, है ना। आचार विचार व्यवहार में नैतिकता, ये होते हैं मानवीय मूल्य, है ना। मानवीय मूल्य तथा लोगों के हितों को, अपने हितों को पर्यावरण शिक्षा के साथ जोड़ सके, वह अनुरूप प्रकृति जागृत करें, या मतलब ऐसी प्रकृति जागृत करें उसमें, है ना। तो वो लोगों के हितों को, अपने हितों को पर्यावरण शिक्षा के साथ जोड़े, है ना, और उसमें मानवीय मूल्य की वृद्धि हो, आचार विचार व्यवहार में नैतिकता, ये सब। चलिए, हमारे जो है ना पर्यावरण शिक्षण के सिद्धांत जो है खत्म हो गए। अब चलते हैं पर्यावरण शिक्षण के सूत्र पर। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो बनाई हुई पसंद आ रही हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें हमारी वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद। चलो चलते हैं हम आगे। पर्यावरण शिक्षण के सूत्र। ज्ञात से अज्ञात की ओर। इससे क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिसे बालक पहले से जानता है, यानी पूर्ण ज्ञान, पूर्व ज्ञान, जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो पिछली कक्षा में पढ़ के आया है, या पिछले जो पहले जानता हो बच्चा, उसको आधार पाकर पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चों को जो ज्ञात हो पहले उसके बारे में बताएं, फिर बच्चे मतलब फिर अज्ञात से बताएं, अज्ञात के बारे में। और सॉरी, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ आना था अज्ञात, है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जिस मतलब बालक जो है इसमें पूर्ण ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे तो इससे बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है। और जैसे मतलब पाचन को भोजन से पहले नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पहले पाचन को, वही वाली बात है जो भी एग्जाम्पल दिया, पाचन को पढ़ा दोगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, पहले उसे भोजन पढ़ाओ, है ना, तभी पता चलेगा बच्चों को। अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर। जिसे देख सके छू सके वो होता है मूर्त, और जो अमूर्त होता है जिसे बच्चा मतलब देख छू ना सके, सिर्फ कल्पना कर सके उसकी, है ना, जो दिखाई ना दे, वो होता है अमूर्त। तो जिसे देख सके छू सके, इसके बाद कल्पनाशीलता की जाए और ऐसे उदाहरण बच्चों को बताने चाहिए। मतलब बच्चों को पहले ऐसे उदाहरण दें जो मूर्त हों, जो जिसे बच्चे ने देखा हो या जिसे छू सकता हो, इसके बाद कल्पनाशील उदाहरण दें। मतलब जैसे पहले उड़ने वाले पक्षी के बारे में बताएं, क्योंकि बच्चा जानता है पक्षी उड़ते हैं। फिर कल्पनाशील उड़ने वाले घोड़े के बारे में बताएं, क्योंकि घोड़ा उड़ता नहीं है, ये कल्पनाशील है। कल्पनाशील घोड़े के बारे में बाद में बताएं, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। सरल से जटिल की ओर। पहले सरल बातों को बताना, फिर जटिल बातों को बताना, ठीक है। पहले सरल बातों को बताना, फिर जटिल बातों को बताना। अब है अगला सूत्र है हमारा पूर्व से अंश की ओर। पूर्व से अंश की ओर मतलब इसमें क्या करना है, पहले पाठ का सारांश बताओ बच्चे को, इसके बाद इसके अंगों के बारे में व्याख्या करो। जो मतलब सारांश बता के इसके जो मतलब अंग होंगे, फिर उनकी पूर्ण रूप से मतलब विस्तार से उनकी व्याख्या करो। अगला सूत्र है हमारा अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालक जो ज्ञान विद्यालय से लेकर आता है वह आस पड़ोस परिवार खेल के मैदान से लेकर आता है, जो अनिश्चित होता है, ठीक है ना। जो अनिश्चित होता है, अध्यापक को इसी अनिश्चित ज्ञान को जोड़कर निश्चित ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। विशिष्ट से सामान्य की ओर। शिक्षक को पहले विषय के अर्थ को उदाहरण देकर समझाना चाहिए। इसके पश्चात कुछ अन्य उदाहरण देकर सामान्यकरण करना चाहिए या तुलना करनी चाहिए। विशिष्ट मतलब कोई मेन चीज, मतलब विशिष्ट कोई मेन चीज के बारे में बताना, फिर सामान्य चीज के बारे में बताना, ये होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। मतलब पहले तो किसी चीज का अर्थ बताकर उदाहरण देकर समझा दो उसे, विशिष्ट चीज का, फिर सामान्य की ओर, फिर सामान्य चीज जो मतलब अन्य उदाहरण देके, हार्ड उदाहरण देके फिर समझाओ, ठीक है। चलते हैं हम अगले सूत्र की तरफ। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। मतलब जैसे पहले भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये बताएं। इसके पश्चात बताना चाहिए कि अन्य जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों है, फिर ये बताओ, है ना। पहले ये बताओ कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके बाद बताओ कि अन्य जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। ये है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब आइए विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले विषय की व्यापक जानकारी, मतलब विस्तार से एक एक घटक के बारे में तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद उसका सारांश बताओ। मतलब जैसे जंगल के दोहन से होने वाले, मतलब जंगल के जो दोहन कट रहे हैं, आजकल जो जंगल कट रहे हैं, उनसे होने वाले नुकसान
इसके पश्चात मतलब इसके बाद बताओ जंगल पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक क्यों है, बालक को बताएं, ये चीज़ बताएं बालक को कि पहले तो मतलब जंगल से के दोहन के बारे के नुकसान में बताएं, तो जंगल से मतलब जो दोहन हो रहे हैं उसके नुकसान के बारे में बताएं। इसके बाद पर्यावरण को संतुलन करने के लिए आवश्यक क्यों है, जंगल जो है पर्यावरण को संतुलित करने के लिए आवश्यक क्यों है, ये बताएं बच्चे को। अब चलते हैं अपने अगले और लास्ट सूत्र की तरफ, अनुभव से तर्क की ओर। पहले अवलोकन, इसके पश्चात तर्क देना। देखिए अवलोकन होता है किसी चीज़ का निरीक्षण करना, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना बारीकी से, उसे बोलते हैं अवलोकन। तो इसमें क्या होता है, जैसे मतलब पहले अवलोकन इसके पश्चात तर्क। पहले तो बच्चा अवलोकन करेगा अनुभव के आधार पर अपने, फिर तर्क करेगा। जैसे चोट लगने पर हल्दी लगाना, दांत दर्द होने पर लौंग का प्रयोग करना, जैसे अब हम करते हैं दांत लो, पहले जो है दादी नानी दे देती थी कि दांत में दर्द हो रहा है, लौंग रख लो, चोट पे हल्दी लगा लो, ठीक हो जाएगी, है ना। तो पहले मतलब इनका प्रयोग। फिर शिक्षक बच्चों को कहे कि कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो दवाई होते हैं, जैसे हल्दी। फिर बालक तर्क करेगा और कहेगा हाँ इसका प्रयोग दवा में भी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे को पहले किसी ने हल्दी लगाई होगी तो उसको एकदम याद आ जाएगा, है ना। तो ये होता है अनुभव से तर्क की ओर, ठीक है। देखिए हमारा जो शिक्षण सूत्र का जो ये चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। अब कल दूसरी क्लास होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।